रहीम। आयरन को स्टार्ट करते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल हमारे पास आयरन है। इतना इंपॉर्टेंट का समझ लें, सारे मिनरल्स एक तरफ है और आयरन एक तरफ है, ठीक है। इसलिए हम आयरन को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। इसके फंक्शन, सोर्सेज, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, डेफिशिएंसी, टॉक्सिसिटी, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे ज्यादा वो इसकी एब्जॉर्प्शन के बारे में पूछता है, ठीक होगा जी। तो स्टार्ट करते हैं हम आयरन को। हमारी बॉडी के अंदर 3 to 5 ग्राम्स ऑफ आयरन पाई जाती है, ठीक। आयरन मेनली एक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, हीम। इस स्ट्रक्चर में एक सेंट्रल एटम के तौर पे पाया जाता है। आपको याद होगा एक पोरफेरिन रिंग होता है जिसके सेंटर में हमारे पास आयरन होता है, ठीक। तो आयरन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीम। ये हीम फर्दर हमारे पास हीमोग्लोबिन के अंदर भी होता है, हीम हमारे पास मायोग्लोबिन में भी होता है, हीम साइटोक्रोम्स में भी होता है, हीम जैंथीन ऑक्सीडेन भी होता है। तो मुख्तलिफ जगहों पे ये हीम मौजूद होता है। ये तुमने वैसे देख लिए आयरन की सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आयरन के फंक्शंस को। हमने कहा आयरन हीमोग्लोबिन में, ये हीम में होता है, हीमोग्लोबिन में भी होता है, यानी कि आयरन का ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट और ऑक्सीजन की स्टोरेज में रोल है, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि ये हीम साइटोक्रोम में भी होता है तो आयरन हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है जी। नंबर 3, ये फैगोसाइटोसिस में रोल प्ले करता है आयरन। और नंबर 4, इम्यूनो कॉम्पिटेंस के अंदर भी आयरन का रोल होता है। तो ये 4 अगर मैं आपको यहाँ बुक में दिखाऊं तो ये देखिएगा। नंबर 1 हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। नंबर 2 साइटोक्रोम्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। नंबर 3 फैगोसाइटोसिस। और नंबर 4 इम्यूनो कॉम्पिटेंस। तो आयरन के फंक्शन तो हमारे पास बहुत आसान थे, इसमें कोई एज सच डिफिकल्टी नहीं थी, ठीक है। फिर देखते हैं आयरन के सोर्सेज को। आयरन के सोर्सेज हमारे पास सबसे रिच सोर्सेज ये कलेजी वगैरह होती है, तो लिवर वगैरह के अंदर पाए जाते हैं। उसके अलावा आयरन वेजिटेबल्स में होती है, आयरन पल्सेस में होती है, सीरियल्स, फिश, एप्पल्स, इन सारी चीजों में पाई जाती है। कोई सोर्सेज भी इसके मुश्किल नहीं, आसान है याद करना, ठीक। अब आते हैं हम एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन की तरफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आयरन हमारे पास फूड के अंदर ही मौजूद होती है Fe3+ फॉर्म में, ठीक है। फेरिक फॉर्म में आयरन फूड के अंदर ही मौजूद है। जब ये फूड स्टमक में आता है, एसिडिटी को फेस करता है, HCl को फेस करता है, तो इसमें से आयरन अलग हो जाती है। तो ये आ गई हमारे पास Fe3+, ठीक। अब एक बात याद रखना, मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए हमें हमेशा Fe2+ फॉर्म की, यानी फेरस फॉर्म की जरूरत होती है। तो यहाँ पे इंटेस्टाइन से या स्टमक से म्यूकोजल सेल में एंटर होने के लिए, या आप कह सकते हैं गट से एब्जॉर्ब होने के लिए, या इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए हमें Fe2+ फॉर्म की जरूरत है। तो हम इस Fe3+ को कन्वर्ट करते हैं इनटू Fe2+। फेरिक फॉर्म से हम फेरस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। Fe3+ इज रिड्यूस टू Fe2+। इस कन्वर्जन को स्टिमुलेट करता है विटामिन सी और सिस्टीन। आई होप सो अभी तक कोई मुश्किल नहीं है। खाने से निकला Fe3+, इस Fe3+ को हमने कन्वर्ट कर दिया Fe2+ में, ताकि मेम्ब्रेन क्रॉस की जा सके। ये Fe2+ म्यूकोजल सेल की मेम्ब्रेन के अंदर एंटर होगा। Fe2+ म्यूकोजल सेल में आने के बाद ये दोबारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू Fe3+। अच्छा, ये मैं आपको एक चीज बता दूं, Fe2+ से जो Fe3+ बनता है, इसको ऑक्सीडाइज करने वाले एंजाइम को हम कहते हैं फेरऑक्सीडेज, ठीक। और यहां से इसको वापस रिड्यूस करने वाले को कहते हैं फेरडक्टेज। तो ये ऑक्सीडाइज कौन करता है? फेरऑक्सीडेज। तो म्यूकोजल सेल के अंदर कोई फेरऑक्सीडेज Fe2+ को कन्वर्ट कर देता है Fe3+ में। अब म्यूकोजल सेल के अंदर एक प्रोटीन होती है एपोफेरेटिन, मैं यहां पे लिख रहा हूं एपोफेरेटिन। ये एपोफेरेटिन प्लस ये Fe3+ मिल के बनाते हैं फेरेटिन। एपोफेरेटिन प्लस Fe3+ क्या बनाते हैं? फेरेटिन। तो यहां पे म्यूकोजल सेल में हमारे पास आ गई फेरेटिन। ये पता नहीं कैसे लिखा है मैंने फेरेटिन। अच्छा, तो आयरन इज स्टोर्ड इन द म्यूकोजल सेल्स फॉर सम टाइम टेम्परेरीली इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन। अब आयरन हमारे पास म्यूकोजल सेल में फेरेटिन की फॉर्म में मौजूद है, ठीक होगी बात। ये तो
अब जब आयरन ने म्यूकोजल सेल से ब्लड में जाना है, दोबारा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, यानी कि हमें दोबारा Fe2+ की जरूरत है। तो फेरेटिन के अंदर Fe3+ में था, हम आयरन को दोबारा जब इसने यहाँ पे जाना है दोबारा Fe3+ से कन्वर्ट करते हैं Fe2+ में, और ये Fe2+ फॉर्म में फेरस फॉर्म में ब्लड में एंटर हो गई। आयरन ब्लड में एंटर हो गई फेरस फॉर्म में, Fe2+ फॉर्म में। ब्लड में आने के बाद दोबारा एक फेरोक्सीडेज इसको कन्वर्ट करता है Fe3+ में। यहाँ पे जो फेरोक्सीडेज यूज होता है उस फेरोक्सीडेज का नाम है सेरुलोप्लाज्मिन। क्या नाम है जी उसका? सेरुलोप्लाज्मिन। ठीक है, ब्लड के अंदर जो फेरस फॉर्म से फेरिक फॉर्म बना रहा है उसका क्या नाम है? सेरुलोप्लाज्मिन। ये फेरिक फॉर्म ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करती है विद अ प्रोटीन कॉल्ड एज ट्रांसफेरिन। समझ में आ गई बात? म्यूकोजल सेल के अंदर प्रोटीन थी एपोफेरेटिन, जो कि कन्वर्ट हो गई थी इनटू फेरेटिन, और ब्लड के अंदर प्रोटीन है एपोट्रांसफेरिन। मैं एक दफा रिवाइज कर रहा हूं। फूड से Fe3+ आया, हमने कन्वर्ट किया उसको Fe2+ में और ये एब्जॉर्ब हो गया। ठीक, Fe2+ से इसको Fe3+ में कन्वर्ट किया, एपोफेरेटिन से मिलकर फेरेटिन फॉर्म हुआ, टेम्पररी म्यूकोजल सेल में फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर हो गया। जब दोबारा ब्लड में जाना था तो हमने Fe3+ से इसको कन्वर्ट किया Fe2+ में, ये चला गया ब्लड में। ब्लड में जाने के बाद सेरुलोप्लाज्मिन ने दोबारा इसको Fe3+ पे कन्वर्ट किया और ये ट्रांसफेरिन के साथ मिलके ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होता फिर रहा है। तो ये हमने इसकी एब्जॉर्प्शन भी देख ली और ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड भी हमने समझ लिया किस तरह से हो रहा है। ये बात समझ में आ गई। फिर देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स इस एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करते हैं। तो वो फैक्टर्स भी हमने स्टडी करने हैं जो एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट कर रहे हैं। अब मुख्तलिफ चीजें हैं जो इसकी एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट कर रही हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एसिडिटी हो या विटामिन सी वगैरह ज्यादा हो या अल्कोहल वगैरह ज्यादा हो तो वो इस आयरन की एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर बंदे के अंदर आयरन की डिफिशियंसी है, एनीमिया है, तो भी आयरन की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर जाती है। ठीक, उसके अलावा कुछ स्मॉल पेप्टाइड्स, कुछ अमाइनो एसिड्स वगैरह भी आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ चीजें ऐसी भी है जो आयरन की एब्जॉर्प्शन को रोकती हैं। मिसाल के तौर पे फाइटेट्स, इसी तरह से ऑक्सलेट्स, इसी तरह से अगर डाइट के अंदर फॉस्फेट का कंटेंट बहुत ज्यादा है, पहले फाइटेट्स था अब फॉस्फेट कह रहा हूं मैं, ठीक, तो फॉस्फेट वगैरह भी, तो ये वो चीजें हैं जो कि इसकी एब्जॉर्प्शन को कम करती हैं। अच्छा, पहले अगर किसी बंदे के अंदर सर्जिकल रिमूवल करवाया हुआ है हमने स्टमक का या इंटेस्टाइन्स का, तो भी जाहिर सी बात है अगर स्टमक और इंटेस्टाइन कम होगा तो भी एब्जॉर्प्शन शदीद तौर पे कम होगी। या कोई उसको मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, कोई उसको बीमारी ऐसी है कि एब्जॉर्प्शन होती कम है, तो ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो आयरन की एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट कर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फैक्टर्स रेगुलेटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीजें एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर रही हैं। विटामिन सी, अल्कोहल और ये वो सारी चीजें इसको इंक्रीज कर रही हैं। फिर अमाइनो एसिड, पेप्टाइड वगैरह भी इंक्रीज कर रहे हैं। फिर अगर एनीमिया हो तो भी इंक्रीज होती है। ठीक, और डिक्रीज क्या कुछ कर रहा है, फाइटेट्स, ऑक्सलेट्स वगैरह डिक्रीज कर रहे हैं। डाइट के अंदर मौजूद फॉस्फेट का हाई कंटेंट डिक्रीज कर रहा है। इसी तरह से अगर सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टमक इंटेस्टाइन कर रहा है तो भी डिक्रीज हो रहा है। और अगर कोई बंदे को मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, कोई बीमारी है, तो भी ये एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो रही होती है। ठीक, ये तो हो गई एब्जॉर्प्शन को हमने पूरी तरह डिटेल से पढ़ लिया किस तरह से होती है और क्या फैक्टर्स उसको रेगुलेट करते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे मैं एक और चीज का जिक्र करूंगा, वो है म्यूकोजल ब्लॉक थ्योरी। क्या है जी? म्यूकोजल ब्लॉक थ्योरी। वो असल में बात ये है, ये आपने देखा म्यूकोजल सेल के अंदर कुछ देर के लिए आयरन स्टोर होती है। ठीक, अब आयरन की जब बॉडी को ज्यादा जरूरत होती है तो म्यूकोजल सेल्स ब्लड के अंदर ज्यादा आयरन भेज देते हैं, और जब आयरन की बॉडी को जरूरत नहीं होती, बॉडी के अंदर आयरन वाफर मिकदार में मौजूद होती है, तो यहाँ पे आयरन की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज कर दी जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि आमतौर पे कुछ जो बाकी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी रेगुलेशन की जा रही होती है विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीशन। किस तरह से कि मिसाल के तौर पे कैल्शियम ज्यादा हो गया है तो बॉडी कैल्शियम को एक्सक्रीट करना शुरू कर देगी, यूरिन के थ्रू निकालना शुरू कर देगी। ठीक, लेकिन
आयरन की एक्सक्रीशन नहीं होती या एक्सक्रीशन बहुत थोड़ी होती है, यूरिन के थ्रू या स्वेट के थ्रू इसकी एक्सक्रीशन बहुत थोड़ी होती है, तो द लेवल ऑफ आयरन इज रेगुलेटेड इन द बॉडी बाय रेगुलेटिंग एब्जॉर्प्शन। अगर बॉडी में आयरन को बढ़ाना है तो एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, अगर आयरन को बॉडी में कम करना है तो एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। समझ में आई है बात? तो इसको हम कहते हैं म्यूकोजल ब्लॉक थ्योरी। आयरन को हम इसको हम वन वे सब्सटेंस भी कहते हैं। आयरन को हम क्या कहते हैं? वन वे सब्सटेंस। वन वे सब्सटेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन होती है एक्सक्रीशन ना होने के बराबर होती है, वेरी नेग्लिजिबल। जो एक्सक्रीशन है वो इसकी वेरी नेग्लिजिबल है। तो ये ऑलमोस्ट एक ऐसी बातें हैं, एक म्यूकोजल ब्लॉक थ्योरी और दूसरा हमने इसकी बात की है। तो ये वाली बातें आई होप सबको समझ में आ गई हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि रेगुलेशन ऑफ आयरन इन द बॉडी इज डन बाय रेगुलेटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। आयरन का जो होम्योस्टेसिस है, आयरन का जो लेवल बॉडी में मेंटेन करते हैं, वो हम एब्जॉर्प्शन को कम ज्यादा करने से मेंटेन करते हैं। यहां तक बात आई होप तो समझ में आ गई। एब्जॉर्प्शन को फुल डिटेल से हमने समझ लिया। ट्रांसपोर्ट भी हमें समझ में आ गई कि ब्लड के अंदर इट इज ट्रांसपोर्टेड ट्रांसफेरिन। ठीक है जी। अब जिस भी सेल के अंदर जहां भी पहुंचना था, मिसाल के तौर पे लिवर के अंदर आयरन ने जाना था, ये लिवर के अंदर ये ट्रांसफेरिन के फॉर्म में जाएगा। दोबारा जाहिर बात है मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए Fe2+ में कन्वर्ट होगा, ये Fe2+ लिवर में जाएगा। लिवर में भी जैसे म्यूकोजल सेल के अंदर था ना ये एपोफेरेटिन, वेरी सिमिलरली लिवर के अंदर भी एपोफेरेटिन होगा। ठीक, लिवर के अंदर भी एपोफेरेटिन होगा और ये और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फेरेटिन। तो बॉडी के अंदर आयरन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन। म्यूकोजल सेल्स में टेम्पररी स्टोर हुआ था। अब किन जगहों पे आयरन जरा परमानेंटली स्टोर होता है उनके नाम मैं आपको बताने लगा हूं। नंबर 1 लिवर, नंबर 2 स्प्लीन और नंबर 3 बोन मैरो। इन तीनों जगहों पे आयरन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन। कोई कंफ्यूजिंग को बहुत मुश्किल चीज तो नहीं है ना। आयरन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन, वेयर इन द बोन मैरो, इन द स्प्लीन, इन द लिवर। समझ में आ गई बात? फिर जो आयरन ज्यादा हो जाता है, मतलब फेरेटिन में तो हम स्टोर कर ही रहे हैं, उसके अलावा एक और फॉर्म में भी स्टोर करते हैं जिसका नाम है हीमोसिडरिन। ये लिवर और स्प्लीन वगैरह में हीमोसिडरिन की फॉर्म में भी आयरन मौजूद होती है। तो आयरन की स्टोरेज की बात की जाए तो आयरन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन इन लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो एंड टेम्पररीली इन म्यूकोजल सेल्स। ठीक, और आयरन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीमोसिडरिन इन लिवर एंड स्प्लीन। ठीक होगी बात? सिंपल होगी बात? स्टोरेज भी समझ में आ गई, कोई इसमें ऐसे डिफिकल्टी नहीं थी, कोई मैंने मुश्किल बात नहीं बताई। समझ में आ गई बात जी? अब हम चलते हैं डेफिशिएंसी की तरफ। आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो हीम कम होगी, हीमोग्लोबिन कम होगी, हम इसको एनीमिया कहते हैं। और कौन से वाला एनीमिया? चूंकि आयरन कम है इसलिए छोटे छोटे सेल्स बन रहे हैं, जिसको हम कहते हैं माइक्रोसिटिक एनीमिया। तो ये हमने देख ली आयरन की डिजीज में जो डेफिशिएंसी है उससे तो होती है माइक्रोसिटिक एनीमिया। ये माइक्रोसिटिक एनीमिया ज्यादातर किन लोगों में होती है? जो प्योर जो मतलब ज्यादा वेजिटेरियन हो ना, उनमें होती है। क्यों? क्योंकि एक तो वेजिटेबल्स में आयरन होती थोड़ी है, दूसरा वेजिटेबल्स आयरन की एब्जॉर्प्शन को भी डिस्करेज करते हैं। ठीक, तो जो लोग ज्यादा वेजिटेबल्स खाते हैं उनमें आयरन की डिफिशिएंसी हो जाती है और आयरन की डिफिशिएंसी की वजह से उनमें एनीमिया हो जाता है। बहुत ही कॉमन चीज है ये एनीमिया। ठीक है, ये जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं इनमें आयरन डेफिशिएंसी वर्ल्ड ओवर एक बड़ी कॉमन चीज है। यहां तक तो बात समझ में आ गई हमें डेफिशिएंसी की। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? जाहिर बात है ट्रीटमेंट यही होगा कि विटामिन सी दिया जाए और आयरन वाले खाने बंदे को दिए जाए। कोई मतलब सिंपल सा ट्रीटमेंट है। आखिर में आते हैं हम टूवर्ड्स टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी में हमने दो चीजें पढ़नी है। मैं पहले ये सारा कुछ इरेज करने लगा। एक होता है हीमोसिड्रोसिस और दूसरा है हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस को हम ब्रॉन्ज डायबिटीज भी कहते हैं, वो देखते हैं किस तरह से। अच्छा, हीमोसिड्रोसिस नाम से जाहिर है हीमोसिड्रिन इंक्रीज कर गई है, आयरन इतनी ज्यादा हो गई है कि हीमोसिड्रिन बॉडी के अंदर इंक्रीज कर गई है। ये आमतौर पे उन लोगों में होता है जिनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन दी जा रही होती हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन दी जा रही होती है जैसे कि
हीमोफीलिया वगैरह के पेशेंट्स होते हैं, एनीमिया के पेशेंट होते हैं, उनमें जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं तो ये तो बात हमें पहले ही पता है कि आयरन की एक्सक्रीशन तो खास होती नहीं है। तो ये चूंकि वन वे पाथवे है तो आयरन आता रहता है, निकलता नहीं है, जिस वजह से उन लोगों के अंदर आयरन ज्यादा हो जाता है, टॉक्सिसिटी हो जाती है आयरन की। हमने कहा हीमोसिड्रोसिस। लो ये तो मार्कर ही खत्म हो गया, हीमोसिड्रोसिस। ठीक है, फिर एक और फॉर्म होती है, उसका नाम है हीमोक्रोमेटोसिस। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आयरन डायरेक्ट आयरन की फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो गया बॉडी के अंदर। ठीक है, यानी कि पहले तो आयरन फेरेटिन की फॉर्म में या हीमोसिड्रिन की फॉर्म में स्टोर होता है ना, अब आयरन डायरेक्टली Fe की फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो जाता है बॉडी के मुख्तलिफ जगहों पे। ठीक, इससे नुकसान मतलब बॉडी में, लिवर में, स्प्लीन में, पैंक्रियाज में, स्किन में आयरन डायरेक्टली खुद ही डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, तो ये नुकसानदेह होता है। इसके नतीजे में बॉडी की ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन हो जाती है, बॉडी का जो कलर है वो बड़ा ब्रॉन्ज की तरह का हो जाता है, तो बॉडी की होती है ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन। इस वजह से हीमोक्रोमेटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रॉन्ज डायबिटीज। थैंक यू वेरी मच। और यार ये वीडियो तो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।